अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट क्लास है हमारी। लास्ट टाइम वाला काम उम्मीद करता हूँ आप सबने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट करना है M1 M2 M3 की डेफिनेशन से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ये कंप्लीट किए थे। यहाँ पे रिक्वायर्ड रिजर्व्स तक काम हमने कर लिया था। आगे जो पब्लिक डिजायर्स टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट, इनको एक नज़र आपने मार लेनी है। ये भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में ही आएगा। इसमें ये बताया हुआ है कि जो लोगों की डिजायर है उसे भी मनी सप्लाई अफेक्ट होती है। अगर लोग अपने पास कैश ज्यादा रखना चाहते हैं, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। कैश कम रखना चाहते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके बाद हाई पावर्ड मनी और मॉनेटरी बेस, ये भी मनी सप्लाई पे असरअंदाज होती है। अब ये क्या चीज है? इट इज द सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। इसे इन दोनों को अगर जमा कर दिया जाए तो ये आपकी हाई पावर्ड मनी कहलाती है। ये हो गए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसा कि चेंजेस इन मनी एक्टिविटी, चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट रेट। ये भी आपके कमर्शियल बैंक का बिहेवियर चेंज कर देता है, जिससे मनी सप्लाई अफेक्ट होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी डायरेक्टली आपके मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। ये यहाँ तक आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई का काम कंप्लीट। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ M1 M2 M3। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ M1 M2 M3, ये बेसिकली मनी सप्लाई के तीन कॉन्सेप्ट हैं। मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये मनी सप्लाई की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन है। ये टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी है जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, जो पैसा बैंकों में भरा हुआ है और जो पैसा लोगों के पास है। इन दोनों को जमा कर दिया जाए तो ये टोटल मनी सप्लाई बनती है। अब इसमें मैनी कंट्रीज कॉमनली यूज इट एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हाउएवर कुछ ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है जो ब्रॉडर सेंस को यूज करते हैं, जैसा कि M2 M3। अब M1 क्या होता है, पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है मनी सप्लाई की, जिसमें सिर्फ आपके डिमांड डिपॉजिट्स, जिसे डी से डिनोट किया जाता है, जो बैंकों में लोग पैसा जमा करवा देते हैं और चेक वगैरह उनके पास होते हैं, ये चीज। और दूसरी करेंसी, जो लोगों के पास पैसा है, पेपर मनी और कॉइन्स वगैरह, इन दोनों को ऐड करके इसे सी से डिनोट किया जाता है। इन दोनों को आप ऐड कर दे तो M1 बनता है। लाइक ये इसकी इक्वेशन इन्होंने एक ड्रा कर दी है, इक्वेशन 1.3 का नाम दे दिया है। ये नीचे लिखा हुआ है M क्या है, ये मनी सप्लाई है। C क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन है। और D क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है, विड्रॉएबल थ्रू चेक्स। ये वो पैसा है बैंकों में लोगों ने रखवाया हुआ है, जो किसी भी टाइम चेक दे के वो पैसा निकलवा सकते हैं। विदड्राएबल है। ये M1 की डेफिनेशन होगी और इसे नैरो डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी मनी सप्लाई की कुछ फॉर्म्स है जो M1 में नहीं आती, आगे M2 में आएगी। अब M2 को देख लेते हैं। M2 इसे इंटरमीडिएट मैयर भी कहते हैं, दरमियाने दर्जे का मैयर। इसमें तो M1 की तमाम खसूसियात हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन M1 वो सारा कुछ है, प्लस इसमें एडिशन क्या हो गया, सेविंग डिपॉजिट्स ऐड हो गए और टाइम डिपॉजिट्स ऐड हो गए। दो चीजें। और तीसरी चीज क्या ऐड होगी, म्यूचुअल मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जिसे MMF कहते हैं। MMF, इन सभी को आप ऐड कर दें तो ये M2 की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, M1 ये तो क्लियर हो गया, सारा कुछ उसमें M1 का भी आ जाएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट। लोगों ने जो सेविंग अकाउंट बनाए होते हैं, जिसके बेस पे उनको
प्रॉफिट मिलता है उनके अकाउंट में 6 महीने बाद, साल बाद। एक टाइम डिपॉजिट होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि भाई हम 8 8 महीने बाद निकालेंगे, 8 8 महीने बाद मुझे इसका जितना प्रॉफिट होगा वो चाहिए होगा, या 6 6 महीने बाद, या 4 4 महीने बाद, या 2 2 साल बाद। जो भी आपका डिसाइड हो गया है उसे टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो जितने लोगों ने टाइम डिपॉजिट जमा करवाए हुए हैं बैंकों में, जितने सेविंग डिपॉजिट जमा करवाए हुए हैं, इन दोनों को आप जमा कर लें M1 में। और साथ लास्ट चीज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये जितने भी आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल बैंक हैं, जो ऑथराइज नहीं है, अपने तौर पे अपने गुडविल के तौर पे चल रहे हैं, लाइक कशफ फाउंडेशन का इधर नाम आपने सुना होगा, लाहौर में एक इसका नाम चलता है, लाहौर वालों को में भी पता हो। तो वो लोगों के पैसे जमा करता है, लोगों को लोन वगैरह देता है। तो ये इस किस्म के बैंकों में जो पैसा आता है वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, उनको अगर आप जमा कर लें, इन तमाम चीजों को ऐड करके आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो मनी सप्लाई M2 के जिम्मे में आएगी। इसके बाद M3, ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, एवरीथिंग इन M2, एज वेल एज लार्ज डिनोमिनेशन ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। अब जो लंबे अरसे के लिए टाइम डिपॉजिट होते हैं M2 में, छोटे अरसे के लिए टाइम डिपॉजिट थे, साल से नीचे नीचे के अरसे के लिए, अब इसमें जो लार्ज टाइम डिपॉजिट्स हैं वो आ जाएंगे। और टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट, इन दोनों को भी आप ऐड कर लें तो ये M3 बन जाएगा। इसमें यानी कि सारा कुछ ही आ गया आपका। टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है? आपने एक शख्स को अपने बॉन्ड्स वगैरह बेच दिए, या सिक्योरिटीज जो आपके पास थी आपने बेच दी, उसके बाद कुछ अरसे बाद उसे वापस खरीद लेंगे, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए या अपने प्रॉफिट को देखते हुए। इसे फिर टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें आपको इसका फायदा क्या होगा? जिस तरह जैसे गिरवी रखवा देते हैं कोई चीज, ये उसी सेंस में है, आपने अपने बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज गिरवी रखवा दी, कुछ अरसे बाद उसे वापस खरीद ली जब आपको इसमें प्रॉफिट ज्यादा नजर आया। तो ये आप TR और TD, इन दोनों को M2 में ऐड कर दें तो M3 बन जाएगा। यहाँ तक ही आपका काम है, इसे कंप्लीट करके आइएगा। कल फिर मनी मल्टीप्लायर करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके जी, खुदा हाफिज।